हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ एनालिसिस जोन। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाला हूं एपीआई होल्डिंग यानी फार्मेसी की। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो कल से एक न्यूज़ चल रही है, बहुत सारे इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, मनी कंट्रोल, बिजनेस स्टैंडर्ड, सबके अंदर न्यूज़ चल रही है कि फार्मेसी प्लानिंग टू रेज 2400 करोड़ वाया राइट इशू एट 90% डिस्काउंट टू रीपे लोन्स। अब इस न्यूज़ को हम एनालाइज करते हैं। इसमें डिस्कस करूंगा कि ये 2400 करोड़ का लोन जो ये रीपे करने वाला है, ये किसको रीपे करने वाला है और क्यों इतनी अर्जेंसी है कंपनी के लिए और क्यों ये 90% डिस्काउंट पे रीपे कर रहे हैं लोन। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आप देखोगे मुंबई बेस्ड ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म इज लाइकली टू रेज टू बी वैल्यूड एट 500 to 600 मिलियन। यानी ये मार्केट के अंदर एक न्यूज़ चल रही है कि कंपनी 500 से 600 मिलियन पे पैसा रेस कर सकती है। और लास्ट ईयर जब इन्होंने पैसा रेस किया था 5.6 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन में किया था, तो वहां से 90% का डाउनफॉल है। अब ये न्यूज़ कितनी सही है कितनी गलत है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन टॉक्स चल रही है बैकग्राउंड में कि ऐसा हो सकता है। अब अगर आप नीचे आओगे तो आप देखोगे, देखिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टीपीजी ग्रोथ एंड टेमसेक्स आर लीडिंग द राइट इशू। अब ये न्यूज़ मार्केट के अंदर आ रही है कि जो कंपनी है एपीआई फार्मेसी, वो 2400 करोड़ पे रेस कर रही है राइट इशू से। और उसमें मेन इनके जो शेयर होल्डर है टीपीजी ग्रोथ एंड टेमसेक, जिनके पास लगभग 17 से 18% की शेयर होल्डिंग है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके अलावा रंजन पाई, चेयरमैन ऑफ मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप, इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ एंड ज्वाइन द बोर्ड। 2 people इन द नो सेट। मतलब जो बैक एंड पे जो बातें चल रही है, जो इकोनॉमिक टाइम्स को न्यूज़ मिली है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 1000 करोड़ रुपए जो है वो रंजन पाई डाल सकते हैं और जो रिमेनिंग 1400 करोड़ है वो टीपीजी ग्रोथ, टेमसेक्स और अदर शेयर होल्डर कंपनी के अंदर इन्फ्यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन ये आता है कि किस वैल्यूएशन पे होगा। जो कंपनी है, जो इकोनॉमिक टाइम्स है, उसके पास जो न्यूज़ आई है उसके हिसाब से ये लगभग 500 से 600 मिलियन की वैल्यूएशन पे हो सकता है। अब 500 से 600 मिलियन की वैल्यूएशन का मीनिंग क्या हुआ? तो 500 से 600 मिलियन की जो वैल्यूएशन की बात हो रही है, तो उसका मीनिंग क्या है? अगर मैं 500 मिलियन पकड़ के चलूँ यानी 50 करोड़, और आज के डेट में डॉलर चल रहा है 80 रुपए का, यानी लगभग 4000 करोड़। और अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग 4800 करोड़, यानी लगभग जो पैसा रेज हो रहा है वो 4000 से 4800 करोड़ की वैल्यूएशन पे हो रहा है। और जो लास्ट फंडिंग रेज करी थी वो करी थी लगभग 5.6 बिलियन डॉलर पे, यानी उस समय जो डॉलर था लगभग 70 रुपए का था। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। तो अगर मैं ये जो मीडिया न्यूज़ अगर सही होती है तो कितना ड्रॉ डाउन हो सकता है वो देखते हैं। तो लगभग 4800 करोड़ की अगर वैल्यूएशन पकड़े और इसको डिवाइड कर दे तो 87, यानी लगभग 90% की वैल्यू ड्रॉ डाउन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस जो वैल्यूएशन है 90% की ड्रॉ डाउन वैल्यूएशन है, इस पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पैसा रेस करना? तो अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊं एपीआई होल्डिंग की, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे एपीआई होल्डिंग की जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है महावीर मेडिकोज का, उसको इन्होंने मर्ज किया था, मर्जिंग करने वाले इन एसेंट वेलनेस के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर जब इन्होंने मर्जर किया था तो इन्होंने हमें मतलब इन्वेस्टर्स को बैलेंस शीट दी थी। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है ये ऑफ एपीआई होल्डिंग्स की। तो एपीआई होल्डिंग अगर आप स्टैंड अलोन देखोगे बैलेंस शीट को, ये पीएनएल है, मैं बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करोगे और लायबिलिटी साइड में आओगे तो लायबिलिटी साइड में आप ये देखोगे कि कंपनी पे, देखिए, अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी की बात करूं तो इन पे लगभग 2400 करोड़ की बोरोइंग है। अभी 2400 करोड़ रुपए जो है ना, इन्होंने गोल्डमैन सैक्स से लिया था लास्ट ईयर। वो क्यों लिया था? क्योंकि इन्होंने जब थायरोकेयर को एक्वायर किया था, तो थायरोकेयर को इन्होंने जस्ट आईपीओ से पहले एक्वायर किया था। तो जब इन्होंने थायरोकेयर को एक्वायर किया था तो उसमें से जो इन्होंने पेमेंट करी थी एक्वायर करने के लिए, उसमें कुछ डेट था, कुछ इक्विटी थी। तो जो डेट से लगभग 2-2.5 हजार करोड़ रुपए इन्होंने उस समय मार्केट से उठाया था। और ये इनका प्लान था कि जब आईपीओ आएगा, क्योंकि इनका लगभग 6,500 करोड़ का आईपीओ आना था, उस आईपीओ में डेट को खत्म कर देते, तो इनके सर पे से डेट खत्म हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट कंडीशन खराब हुई जब इन्होंने आईपीओ फाइल किया था, तो ये आईपीओ लेके नहीं आ पाए। अब जब लास्ट ईयर
अगस्त 2022 के आसपास जब इनको पैसा पे करना था, तो फिर इन्होंने क्या किया, एक लोन लिया गोल्डमैन सैक्स से। वो भी लगभग इतने 2500-2600 करोड़ के आसपास का लोन था, और भी किसी कंपनी से लिया था। तो अब क्या हुआ कि वो जो लोन था वो इनको चुकाना है। अब कुछ तो इन्होंने पैसा पे कर दिया, लेकिन अभी भी अगर इसकी बैलेंस शीट देखोगे 28 फरवरी 2023 में अगर इसकी बैलेंस शीट पे देखोगे तो लगभग 2452 करोड़ का बोरोइंग पड़ा है जो इसको पे करना है। अब दिक्कत यह है कि गोल्डमैन सैक्स का जो पीरियड था जिसमें इसको पे करना था वो पीरियड निकल चुका है, जैसे कि आपने कुछ हफ्तों पहले न्यूज़ देखी भी थी। तो अब इनके पास थोड़ी सी मजबूरी ये हो गई कि अब इनको किसी ना किसी तरीके से इस पैसे को चुकाना है। तो उसके लिए अब एपीआई क्या कर रहा है, अलग अलग इन्वेस्टर से मीट आउट कर रहा है। और इन्वेस्टर से मीट आउट करने के लिए ही हमने जो न्यूज़ दिखाई है कल इकोनॉमिक टाइम्स की, वो यही कह रही है कि कुछ इन्वेस्टर्स रेडी हो गए हैं पैसा लगाने के, लेकिन वो बहुत कम वैल्यूएशन पे लगा रहे हैं। वो 500 से 600 मिलियन की वैल्यूएशन में लगा रहे हैं। यानी अगर आप प्राइस देखो पर शेयर, तो 9 से 10 रुपए का पर शेयर का प्राइस आ रहा है। एग्जैक्टली कितना है वो तो नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से पता चलेगा, लेकिन मोटा मोटा देखेंगे तो 9-10 रुपए की वैल्यूएशन पे वो आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब अगर इसकी बैलेंस शीट देखो 2452 करोड़ का है, तो अभी पैसा कैसे चुकाएगा। ठीक है, इसके दो ऑप्शन है। किसी बैलेंस शीट के अंदर वो अपने एसेट्स को बेच सकता है। अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो इसका कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो है नहीं। इसके बाद मेन है इन्वेस्टमेंट, यानी इसके बाद लगभग 5500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे, थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, अगर इन्वेस्टमेंट देखोगे इसके पास किस किस के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये तो सब छोटे फिगर है, 255 करोड़। मेन फिगर जो है ना 4911 करोड़ का डॉकॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है जिसके अंदर कंपनी ने, अगर डॉकॉन इन्वेस्टमेंट देखोगे तो ये डॉकॉन इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर एपीआई ने लगभग 3000 रुपये पर शेयर पे कुछ सीसीडीज लिए थे, कन्वर्टेबल सीसीडीज लिए थे, कन्वर्ट डिबेंचर्स लिए थे। तो 3000 रुपये का इन्होंने उस समय प्राइस लगाया था। तो उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे और इससे मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ शेयर्स के पास है, ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो उसकी वैल्यू आती है लगभग 4911 करोड़ की। यानी लगभग ये कह सकते हैं कि 5000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये आज की इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसने भी ड्रॉ डाउन कुछ नहीं किया इस पर, क्योंकि अगर आप डॉकॉन टेक्नोलॉजी देखो, डॉकॉन टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो डॉक्टर्स और पेशेंट्स को कनेक्ट करता है कि अगर किसी पेशेंट को अगर अपना चेकअप कराना है तो उनकी ऑनलाइन डॉकॉन की एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकता है डॉक्टर से। तो अगर आप देखो डॉकॉन टेक्नोलॉजी का पिछले कुछ सालों में अगर रेवेन्यू भी देखोगे तो कुछ खास रेवेन्यू है नहीं। तो ये जो 5000 की वैल्यूएशन है, ये उस समय थी जब एपीआई ने इसे पैसा डाला था। आज की डेट में क्या वैल्यूएशन है हमें नहीं पता। तो इसीलिए जो 5000 करोड़ की आपको बैलेंस शीट के अंदर एसेट नजर आ रहा है, ये जो बैलेंस शीट के अंदर आपको 5000 करोड़ का एसेट नजर आ रहा है, ये एसेट की वैल्यू होता है बहुत कम हो जाए आज की डेट में। तो अब इसके पास कोई, अब ये तो लोन इसने दे रखा आगे, अभी लोन जो दे रखा अपनी कंपनीज को दे रखा है, तो इसका ये दो ऑप्शन थे बड़े। उसके अलावा इसकी बैलेंस शीट पे कुछ भी एसेट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जब कोई भी एसेट नहीं है तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है कि पैसा रेज करना। सो दैट इज वाई कंपनी इज रेजिंग फंड्स, ताकि जो 2400 करोड़ पे इसके जो डेट खड़ा है, ये 2400 करोड़ का डेट खड़ा है, ये खत्म हो सके। उसके लिए कंपनी जो है पैसा रेज करने की कोशिश कर रही है। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की कोशिश करूं कि आज के में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो अगर आप इसके इक्विटी शेयर होल्डिंग देखोगे तो लगभग एज 28 फरवरी 2023 में इक्विटी शेयर लगभग 614 करोड़ है। ठीक है, इक्विटी शेयर जो है वो लगभग 614 करोड़ है। इन्होंने कुछ राइट इश्यू से पैसा रेज किया था। लास्ट ईयर इन्होंने जो राइट इशू किया था वो सीसीपीएस थे, मतलब ये इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। वो कैसे कन्वर्ट होंगे वो भी बता देता हूं। इन्होंने 100 रुपीज पे पैसा रेज किया था और उस समय ये रेस कर रहे थे 750 करोड़। अभी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्होंने इसमें से कितना पैसा रेस किया है, लेकिन अगर आप इसके शेयर कैपिटल को देखोगे, अदर इक्विटी में देखोगे, तो इनको कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिला है 542 करोड़ का, ये फिगर मिलियन में। तो मैं मान लेता हूँ ये पैसा राइट इशू से ही आया होगा। तो अगर ये 542 करोड़ का राइट इशू मान लें 100 रुपीज़ पे, तो लगभग 5 करोड़ शेयर इन्होंने सीसीपीएस इशू करे हैं। अब ये सीसीपीएस कहीं ना कहीं जाके इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, या तो आईपीओ आ जाएगा तो आईपीओ से पहले कन्वर्ट होंगे, या कोई फंडिंग राउंड होगा तो उस फंडिंग राउंड में के हिसाब से कन्वर्ट होंगे। तो जब ये सीसीपीएस निकाला था कंपनी ने, तो उस समय इन्होंने कहा था कि जब भी नेक्स्ट राउंड होगा इनके कन्वर्ट होने से पहले, इनका पीरियड तो ज़्यादा होगा, अगर उससे पहले कोई फंडिंग राउंड होता है तो वो जो फंडिंग राउंड जिस वैल्यूएशन पे होगा उस वैल्यूएशन में 5% डिस्काउंट मिलेगा।
अब मान लेते हैं कि जो न्यूज़ चल रही है मार्केट में कि 4800 करोड़ की वैल्यूएशन एपीआई को मिलेगी। अब ये मैं प्री मनी वैल्यूएशन मान लेता हूँ। अभी हमें नहीं पता कि प्री मनी है, पोस्ट मनी है, क्या है। मैं मान लेता हूँ कि आज की डेट में हम कहते हैं कि फार्मेसी जो है 5000 करोड़ की वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है और 614 करोड़ जो हमारे पास शेयर्स अवेलेबल हैं, तो लगभग 8 रुपये की वैल्यू बैठती है। अब मान लेते हैं कंपनी 8 रुपये पे राइट इशू कर देती है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अगर ये 8 रुपये पे राइट इशू करती है ना, तो ये जो शेयर होल्डर हैं इनको कितने शेयर मिलेंगे। अब होगा क्या बेसिकली कि इन्होंने तो 100 रुपये पे शेयर लगाए थे, और अगर इस 5 रुपये का डिस्काउंट अगर मैं दे दूं 8.14 पे, तो लगभग 7.73 की शेयर्स मिलेंगे, और इन्होंने 100 रुपीज़ पे लगाया था, तो यानी इसको मैं कर दूं तो लगभग 12 शेयर। यानी हर एक शेयर होल्डर को जिसके पास एक सीसीपीएस था उसको लगभग 12 इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। यानी जो 5 करोड़ शेयर कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करे थे, ये जब भी फ्यूचर में कन्वर्ट होंगे ना, तो मान लेते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे 12 शेयर पे, यानी लगभग 65 करोड़ शेयर और हो जाएंगे। यानी टोटल शेयर्स जो हो जाएंगे ना बिफोर फंड रेजिंग, वो हो जाएंगे 614 करोड़ प्लस 65 करोड़, यानी लगभग 680 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे बिफोर फंड रेज। अब जब फंड रेज होगा, अब इनको लगभग 2400 करोड़ रुपये रेज करना है, और मान लेते हैं कि ये 8 या 9 रुपये की वैल्यू जो हमने लगाई है उस पर अगर पैसा रेज होता है तो फिर 300 नए शेयर और खड़े हो जाएंगे। तो यानी अगर ये सक्सेसफुल राउंड हो जाता है तो उसके बाद एपीआई होल्डिंग के बाद जो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे ना, वो लगभग 679 प्लस 300 करोड़, यानी लगभग 979 करोड़ शेयर इसके आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। यानी इक्विटी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन अब देखो, अगर मैं बात करते हैं कि इस फंडिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर ये फंडिंग रेस हो जाती है तो अगर आप देखोगे जो एपीआई है उसने पिछले 1 साल में अपना लॉसेस बहुत ज़्यादा कम किए हैं। वो मैं आपको कैसे दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे कि ये हमारे पास एपीआई होल्डिंग की स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस है, तो स्टैंड अलोन में देखो 423 करोड़ का रेवेन्यू है FY23 में, और FY22 में देखोगे स्टैंड अलोन के अंदर 346 करोड़ का था, यानी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। अगर आप लॉसेस देखोगे तो लॉस थे लगभग 154 करोड़ के, इस साल के जो लॉस है 154 करोड़ के हैं। और लास्ट ईयर आप देखोगे तो लास्ट ईयर स्टैंड अलोन बेसिस पे 740 करोड़ का लॉस था, यानी इसका मतलब यह है कि लगभग 500-550 करोड़ का लॉस कम हो गया, रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज है। यानी ऑपरेशनली अगर देखा जाए तो एपीआई के अंदर ऑपरेशनली उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करी है। रेवेन्यू के अंदर बहुत स्पीड से ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रोथ आ रही है। केवल दिक्कत बैलेंस शीट के अंदर ये जो 2400 करोड़ का लोन है, इसकी दिक्कत है। अगर 2400 करोड़ का लोन ये रीपे कर देते हैं और ऑपरेशनली अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इनकी जो इनकी वो है डायग्नोस्टिक आर्म है थायरोकेयर, जो इन्होंने लास्ट ईयर एक्वायर किया था, अगर आप उसको देखोगे ना तो डायग्नोस्टिक बिजनेस के अंदर थोड़ी दिक्कत है। वो केवल थायरोकेयर के लिए नहीं है, वो अगर आप लाल पैथ लैब देखोगे या दूसरे जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनको देखोगे तो उन सब के अंदर दिक्कत आई है, क्योंकि कोविड के समय बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ आई थी, मार्जिन आए थे। लेकिन अब जैसे जैसे कोविड का जो है डर खत्म हो गया तो लोगों ने टेस्ट कराने कम कर दिए, तो मार्जिन भी कम हो गए हैं, रेवेन्यू ग्रोथ भी कम हो गई है। तो थायरोकेयर का बिजनेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा पिछले 1 साल में नहीं चला है। लेकिन एज एन सेट की इनके पास बिजनेस अच्छे हैं, इनके पास थायरोकेयर का बिजनेस है, इनके पास होलसेल का काम है, जहां पर ये हॉस्पिटल्स को, फार्मेसिस्ट को प्रोवाइड कराते हैं, वहां भी प्रॉफिटेबल है, जो हमने देखा था मेडिकोस, महावीर मेडिकोस का। तो अगर ये फंड रेजिंग हो जाती है और कंपनी ऑपरेशनली अपने लॉसेस कम करती है, तो ये चांस है कि ये कंपनी का टर्न ऑन हो सकता है। वो हमें देखना पड़ेगा, FY23 के जब रिजल्ट्स आएंगे तब मैं इसको एनालाइज करूंगा, तो उसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि ये कंपनी किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश करी कि जो फार्मेसी की न्यूज़ है जो कल से चल रही है वो क्यों रेस कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।